हेलो दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर यूपी स्पेशल लेकर के आ गए हैं। अक्टूबर 2024 से लेकर के मई 2025 तक की सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। और द PYQ हमारा चैनल है, आप अगर वहाँ पर जाएंगे और उसे ज्वाइन करेंगे तो ये PDF आप फ्री में पा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ये PDF अभी फ्री में आप पा सकते हैं अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन करेंगे। अभी वहाँ पर 40-42 लोग ही हैं, लेकिन ये PDF उसमें फ्री में अभी दी जा रही है। ठीक है, अभी का मतलब है कि अभी फ्री दी जा रही है। हो सकता है कि आगे आने वाली PDFs कुछ चार्जेस के साथ दी जाए, इसलिए इस PDF को जरूर डाउनलोड कर लें। उसके साथ ही उसमें और भी बहुत सारी लिंक दी जाती है, जो भी वीडियोस पढ़ते हैं उनकी लिंक दी जाती है, जो भी मेंबर्स होंगे उनके लिए जो प्राइवेट वीडियोस होंगी उनकी भी लिंक दी जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। और एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग नज़दीक हैं, तो प्लीज़ आज की तारीख में ही 19 तारीख है आज, तो आज की तारीख में ही जो है इसको कंप्लीट करिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो खबर है हम लोग की अक्टूबर महीने वाली, वो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश में 16 शक्तिपीठों पर आयोजित होने वाले उत्सव को दिया गया है एक नाम क्या दिया गया है? शक्ति महोत्सव। ठीक है, शक्ति महोत्सव नाम दिया गया है। तो नाम याद रखेंगे कि 16 शक्तिपीठ पर ये आयोजित किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम शक्ति महोत्सव है। ये सप्तमी अष्टमी तिथि को शक्ति महोत्सव कराएगी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो। एक्चुअली मिशन शक्ति चल रहा था, यहाँ पर मिशन लिखा हुआ है, तो मिशन शक्ति 5.0। तो मिशन शक्ति जो 5.0 चल रहा है उसके मंशानुरूप जो महिला सुरक्षा है, सम्मान है और स्वावलंबन है, यानी कि इंडिपेंडेंसी जो है, उससे इसको जोड़ा गया है और महिला कलाकारों को इसमें वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो एक शक्ति महोत्सव आ रहा है जो कि उत्सव है, 16 शक्तिपीठों पर आयोजित किया जाएगा। अगला है कि वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लोगों में एकमात्र देवता और उनके मंदिर को दर्शाया गया है। किनके मंदिर और देवता को दर्शाया गया है? तो बजरंग बली को जो है दर्शाया गया है। तो स्लोगन याद रखिएगा, स्लोगन क्या है? तो सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ इसका स्लोगन है। और कुंभ के लोगों में कुंभ का प्रतीक कलश है जिसमें ओम लिखा हुआ है। पीछे संगम का दृश्य दिखाया गया है। साथ ही नगर कोतवाल बड़े हनुमान जी का चित्र और मंदिर है। तो याद रखिएगा कि बड़े हनुमान जी का यहाँ पर चित्र और मंदिर भी है। ठीक, तो अगर ये प्रश्न पूछता है तो आप लोग सही करके आएंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत विकसित किए गए 3 नई हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़, रीवा मध्य प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ये 3 हवाई अड्डे नए हैं जो कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी उड़ान योजना के तहत विकसित किए गए हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की राज्य की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी किस शहर में बनाई गई? तो अयोध्या में। अयोध्या जो शहर है वहाँ पर 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी बनाई गई है। देश के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो कुशाग्र अग्रवाल जो हैं वो फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी हैं और देश में सबसे कम उम्र के हैं। ठीक है, 5 साल 11 महीने के हैं, UKG में पढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत गर्व का अनुभूति करने वाला विषय है ये कि फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी हैं कुशाग्र अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कुशाग्र के साथ शतरंज खेलकर उनका हौसला वर्धन भी किया था। चलिए, अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन से 2 नए अध्यादेश लागू किए गए हैं? तो एक है उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण निवारण। तो पहला ये हो गया कि उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण यानी कंटामिनेशन निवारण उपभोक्ता को जानने का अधिकार है, अध्यादेश 2024। और दूसरा है श्रम और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकना निषेध अधिनियम। वो थूक करके किसी भी सामान में जो बेचा जा रहा था, ये दोनों अधिनियम उस समय अध्यादेश आए थे। ठीक है, अगला आता है कि मिशन शक्ति 5.0 के तहत उत्तर प्रदेश में किन जिलों में सखी निवास छात्रावास खोले जाएंगे? तो उत्तर क्या है? सखी निवास छात्रावास अभी इन 3 स्थानों पर खोले जाने की बात हो रही है। गौतम बुद्ध नगर यानी कि एक तरह से ग्रेटर नोएडा आप ले लो, वाराणसी और लखनऊ। ठीक है, इन 3 स्थानों पर सखी निवास छात्रावास खोले जाएंगे। यह कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थलों के निकट सुरक्षित किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो सखी निवास छात्रावास गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से 10 सुगरकेन टाइगर्स गायब हो गए?
अब ये बड़ी अजीब बात है कि शुगर केन टाइगर्स क्या होते हैं। तो शुगर केन मतलब होता है यार गन्ना, ठीक है ना। तो गन्ने के खेत में भी कुछ टाइगर्स रहते हैं जो जंगलों में ना रह करके गन्ने के खेतों में रहना पसंद करते हैं। तो वहां से फिर जब ये गायब हुए तो इनकी पोचिंग की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, कहीं ना कहीं इनकी तस्करी कर दी गई, ठीक है, या इनके पलायन की आशंका हो रही है। तो शुगर केन टाइगर शब्द का प्रयोग उन बाघों के लिए किया जाता है जो वन क्षेत्र के बजाय गन्ने के खेतों में रहते हैं। और पीलीभीत में ये चीज़ हुई है, यानी कि किस टाइगर रिजर्व में हुई है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 10 शुगर केन टाइगर्स गायब हुए हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। उस योजना का नाम क्या है जिसमें महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑटो और ई रिक्शा चालकों को तैनात किया जाएगा? तो शक्ति सारथी, याद रखिएगा, शक्ति सारथी क्या करेंगे? ऑटो और ई रिक्शा जो है यहाँ पर महिलाओं के द्वारा चालक के रूप में इनको चलाया जाएगा। तो शक्ति सारथी करके एक नया योजना है। किस विश्वविद्यालय में पुराना डिफेंडर लॉकर खोलने पर पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय में 25 साल से बंद पड़ा लॉकर अलमारी से एक अनमोल खजाना मिला है। इसमें 500 से अधिक प्राचीन सिक्के मिले हैं। जम्मू कश्मीर राजवंश के इतिहास को दर्शाने वाली दुर्लभ दीनार सिक्के, पर्शियन भाषा में लिखी गई एक शाही फरमान और ताम्रपत्र पर अंकित पाली भाषा में विनय पिटक मिला है, ठीक है ना। तो विनय पिटक भी मिला है जिसमें बौद्ध धर्म के नियम दिए होते हैं, ठीक है। ये इसके साथ साथ क्या मिले हैं? 500 से अधिक प्राचीन सिक्के और जम्मू कश्मीर के इतिहास को दर्शाने वाला दुर्लभ दीनार सिक्का, पर्शियन भाषा में लिखा है एक शाही फरमान, इत्यादि चीजें मिले, ठीक है। फिर ताम्रपत्र भी मिला है जिस पर विनय पिटक शामिल है। 25 साल से ये बंद था। महाकुंभ 2025 के दौरान स्थापित होने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्राथमिक विषय क्या था? तो हरित एवं स्वच्छ महाकुंभ, ये सबसे पहला विषय था जो कि महाकुंभ के दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। क्या नाम था? ग्रीन एंड क्लीन महाकुंभ, ठीक है। तो ग्रीन एंड क्लीन महाकुंभ था। उत्तर प्रदेश के हर जिले में कितने सीएम युवा फेलो तैनात किए जाएंगे? ठीक है, सीएम युवा फेलो कितने जो है जिलों में तैयार किए जाएंगे? हर जिले में कितने? तो टोटल 2, यानी कि हर जिले से 2 सीएम युवा फेलो तैनात किए जाएंगे। टोटल कितने तैनात किए जाएंगे? 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 150, ठीक ना, 150, 75 गुणा 2, 75 दूनी 150 जो है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लागू करने के 10 साल हो चुके थे। तो इस पर जो है लाखों बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना इनका लक्ष्य था। इसमें इसी अवसर पर हर जिले में मुख्यमंत्री युवा फेलो नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें 40,000 रुपये के वेतन पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न जो हम लोग लेकर के आए हैं वो है कि अक्टूबर 2024 में घोषित किया गया न्यू नोएडा सिटी में गौतम बुद्ध नगर के अलावा कौन सा जनपद शामिल होगा? तो न्यू नोएडा सिटी जो है उसमें गौतम बुद्ध नगर एक तो होगा, उसके अलावा कौन होगा? तो उत्तर है बुलंदशहर। तो न्यू नोएडा सिटी याद रखिएगा, एनएनसी, न्यू नोएडा सिटी में बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर शामिल होगा, ठीक है। ये 2041 तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए न्यू नोएडा सिटी के विकास को मंजूरी दी गई है। ये योजना गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों के 84 गांवों को कवर करेगी। किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के भीतर प्रदेश को शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के अभियान की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 1 वर्ष के भीतर शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनाने की अभियान की घोषणा की है, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने 1 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश को शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनाने के लिए एक अभियान की घोषणा की है। देश में कहाँ पर सबसे चौड़ा रेल और रोड पुल बनेगा? तो वाराणसी और चंदौली के मध्य। वाराणसी और चंदौली, चंदौली कहाँ पड़ता है? तो जब हम लोग वहाँ से जाते हैं आपका विंध्याचल की ओर तो चंदौली बीच में पड़ता है। तो वाराणसी और चंदौली के मध्य देश का सबसे चौड़ा रेल और रोड पुल बनेगा। ये मालवीय पुल के बगल में सिग्नेचर ब्रिज बनेगा। इस सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर 6 लेन की सड़क होगी और नीचे रेल के 4 रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी। इसमें 2642 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 2018 तक यह पुल बनकर 28 तक तैयार होगा। तो याद रखिएगा 2028 तक तैयार होगा। ऊपर 6 लेन होगी,
ठीक है। और इसके ये ऊपर का है पोर्शन, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। और नीचे क्या रहेगा, 4 लेन की रेलवे ट्रैक रहेगी, सब पे ट्रेन चलेगी, ठीक है। मालवीय पुल के बगल में सिग्नेचर ब्रिज बनेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एआई पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो उत्तर है लखनऊ। लखनऊ में एआई पॉलिसी को ध्यान रखा गया और ध्यान रखते हुए विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। एक रोचक सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ में भिखारियों के अनुमानित वार्षिक आय कितनी है? तो 12 लाख रुपए। एक सर्वेक्षण के अनुसार जो लखनऊ के भिखारी हैं उनकी वार्षिक आय है। तो देख सकते हैं कि भिखारी भी जो है 12 लाख रुपए यानी कि 1 लाख रुपए महीने कमाता है, ठीक है ना। तो जो लोग भी कहते हैं कि मेरी जो है 12 लैक्स पर एनम की सैलरी है, वो यहाँ पर देख लें, भिखारियों ने उन लोगों के अब समझ जाइए, ठीक है। फिर आता है कि भारत का कौन सा राज्य अमेरिका को हथियार आपूर्ति करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश अमेरिका को राज्य आपूर्ति कर रहा है। जबकि अगर हम लोग डेटा देखते हैं सिपरी का, अगर हम लोग सिपरी का डेटा देखते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो सबसे ज़्यादा जो अमेरिका है वो वर्ल्ड में निर्यातक, हथियार के निर्यातक देशों में है, ठीक है। सबसे बड़ा निर्यातक है वर्ल्ड का अमेरिका, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है उसका भी तेरा बाप आया, तो ये बन करके ऊपर चला गया है और अमेरिका को जो है हथियार आपूर्ति करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो ऐसा क्या कर दिया है, तो अमेरिका ने उत्तर प्रदेश को 10,000 वेबले 405 रिवॉल्वर का ऑर्डर दिया है। किसका? 10,000 वेबले 455 रिवॉल्वर का ऑर्डर दिया अमेरिका ने। दिग्गज शस्त्र कंपनी वेबले अपने एंटीक रिवॉल्वर वेबले 455 का यूपी में निर्माण करेगी। यह एक ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन इसका निर्माण केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। मतलब पूरा खेल ये है कि भाई है तो कंपनी ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन बन रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश को अब ऑर्डर मिल गया है, ठीक है। नाम है वेबले। 164वां प्रश्न, मतलब इस महीने का 164वां नहीं है, टोटल 164 है। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान में उत्तर प्रदेश का दूसरा और देश का चौथा दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का दूसरा, याद रखिएगा, और देश का चौथा दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जा रहा है। तो पहला बना है उज्जैन, काशी, मैहर देवी और वैष्णो देवी के बाद अयोध्या में भी जो है दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जा रहा है। तो ये प्रदेश का दूसरा दुर्लभ दर्शन केंद्र है, ठीक है, याद रखिएगा, प्रदेश का दूसरा दुर्लभ केंद्र है, यानी कि इसके पहले भी बन चुका है। कहाँ बना है? तो काशी में बन चुका है, ठीक है ना, और देश का चौथा दुर्लभ केंद्र है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। अभी टोटल 6 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 6 दुर्लभ दर्शन केंद्र जो है हो चुके हैं अपने देश में, ठीक है ना। तो इसमें एक हरिद्वार को भी ऐड करिएगा, हरिद्वार आरती भी इसमें ऐड हो चुकी है। और चौथा दुर्लभ दर्शन केंद्र कहाँ बना है? तो ये अयोध्या में बना है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी काशी में भी है, तो 2 यहाँ पर यूपी में बन चुका है। फिर आता है आपका मंदिरों में भीड़ भाड़ के चलते दूर से ही क्षणिक दर्शन से भक्तों का मन जो है भर नहीं पाता है। अगर आपके पास वीआईपी एंट्री होगी फिर भी आपको बहुत कम समय के लिए ही दर्शन मिलेगा। तो अगर आप काशी गए होंगे तो आपने देखा होगा एक शीशे का पूरा केबिन बना हुआ है, जहाँ पर टेक एक्सआर टेक्निक के थ्रू दुर्लभ दर्शन होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। मैं पूरा तो बना नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जो बना सकता हूँ वो बना दे रहा हूँ। इस प्रकार हाथ जोड़े की तरह का सिंबल है और ये दुर्लभ दर्शन दिखाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3D 360 टेक्नोलॉजी के जरिए जो है आध्यात्म की अनुभूति कराते हैं। भक्तजन गर्भगृह से अपने इष्टमन के दर्शन देख लेते हैं, पूजा कर पाते हैं बिना किसी धक्का शोर इत्यादि के। इसमें क्या क्या हो जाता है, तो विशेष पूजा, अभिषेक, आरती इत्यादि के दर्शन होते हैं। और प्रीमाइसेस जो भी हैं, जैसे मान लीजिए कि अयोध्या में दर्शन करना है तो जितने भी प्रीमाइसेस है, जो भी मंदिर है वहाँ के, जो भी बन रहा है या रामलला का मुख्य मंदिर है, सबका दर्शन आपको कराया जाएगा, यानी कि पूरी अयोध्या का या पूरी काशी का ही दर्शन कराया जाएगा, ठीक है। अगला है रन फॉर राम। याद रखना है, रन फॉर राम कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? मैक्सिमम लोग वाराणसी लगा करके आएंगे। याद रखिए 1 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन, सॉरी वाराणसी नहीं, अयोध्या लगा करके आएंगे, लेकिन इसका जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वाराणसी में किया जाएगा, रन फॉर राम। यह आयोजन क्रीड़ा भारती वाराणसी काशी प्रांत द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, क्रीड़ा भारती कर रही है।
और पहली रन फॉर राम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। इस बार क्या हो रहा है? वाराणसी में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का कौन सा चरण अभी चल रहा है? तो 5वां चरण चल रहा है। 3 अक्टूबर 2024 को मिशन शक्ति का 5वां चरण प्रारंभ किया गया। योगी सरकार वर्ष 2020 में 17 अक्टूबर को प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की थी। ये मिशन शक्ति के तहत चलाए गए प्रमुख महिला सुरक्षा अभियान कौन कौन से, ये भी जान लीजिए। पहला है ऑपरेशन शील्ड। इसमें एसिड अटैक की अवैध बिक्री और अवैध स्टोरेज को रोकने हेतु है। एसिड अटैक नहीं, सॉरी, ठीक ना, कि एसिड की अवैध बिक्री नहीं होगी, अवैध स्टोरेज नहीं होगा। ऑपरेशन ईगल, महिला संबंधी अपराधों में वांछित की तुरंत धरपकड़ कर लेंगे। ऑपरेशन गरुड़, महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध को रोकने के लिए गरुड़ आया है। ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, अश्लील साहित्य, अश्लील वीडियो, ऑडियो इत्यादि की बिक्री के विरुद्ध जो है ये चीज आई है। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? आपके बनारस में बनेगा पहला हिंदी भाषा संग्रहालय। तो याद रखिएगा, हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर म्यूजियम, ठीक ठीक। तो भारत कृषि 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है, ठीक ना। पार्टनर कंट्री कौन सी है? तो नीदरलैंड है। हाल ही में किस एयरलाइन को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में परिचालन की अनुमति मिली है? तो शंख एयरलाइन को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में परिचालन की अनुमति मिली है। तो ये हो गया आपका अक्टूबर की खबर। आशा करता हूँ कि आपको अक्टूबर की खबरें अच्छी लगी होंगी। अब हम लोग सीधे चलते हैं मई की ओर, आ जाते हैं। चलिए, तो मई में उत्तर प्रदेश की करंट की खबरों को देखते हैं। पहला यहाँ पर जो हम लोग की खबर है वो है प्रोजेक्ट अलंकार। तो प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। प्रोजेक्ट अलंकार किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। मई 2025 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुआ शिक्षा पर राष्ट्रीय बैठक, इस दौरान जो है शैक्षिक सुधार के लिए प्रोजेक्ट अलंकार की व्यापक रूप से सराहना की गई। इसमें 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 35 बुनियादी ढांचे और सुविधा मानदंडों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराना इसका लक्ष्य है। कि जो भी सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें 35 बुनियादी ढांचे और सुविधा मानदंड है जिसको 100% जो है प्राप्त करना है। जैसे मानदंड क्या होते हैं? तो देखिए, बेसिक नीड क्या होती है कि सबसे पहले तो चारदीवारी बनी हो कैंपस के चारों ओर, वहाँ पर प्रॉपर फैन हो, वेंटिलेशन हो, ठीक है ना, अलमारी हो कॉपी किताब रखने के लिए, प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, जल निकासी मतलब जल वहाँ ना लगता हो, पानी पीने की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, स्त्री पुरुष और दिव्यांग तीनों की, ठीक है, और रैंप बना हो, ठीक है, इत्यादि जो सुविधाएं। रैंप क्यों बनता है? तो जैसे कोई दिव्यांग है तो वो अपना व्हीलचेयर इत्यादि लेकर के उतर सके, चढ़ सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये सारी बेसिक नीड होती हैं। तो 35 बुनियादी सुविधाओं को यहाँ पर चिन्हित किया गया है और उसको प्राप्त कराना है माध्यमिक विद्यालयों में, ठीक है। 2021 में ही लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट अलंकार। 2441 सरकारी विद्यालय इसमें समाहित है। अगला है कि किस राज्य ने बुनियादी ढांचे के विकास में 2 नए विश्व रिकॉर्ड बना लिए हैं? तो चूंकि यूपी की हम लोग खबर पढ़ रहे हैं तो यूपी ने हमारे बुनियादी ढांचे में या बुनियादी ढांचे के विकास में 2 नए विश्व रिकॉर्ड बना लिए हैं। तो पहला क्या है? पहला ये है कि मात्र 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर का निर्माण किया है। 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाकर सड़क निर्माण में 2 विश्व रिकॉर्ड जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर का निर्माण हुआ था और 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाकर सड़क निर्माण किए गए। तो 2 सड़क निर्माण में विश्व रिकॉर्ड है। ये हरदोई और उन्नाव जिलों के बीच गंगा मोटरवे परियोजना पर निर्माण कार्य किया गया है। तो कहाँ किया गया है? गंगा मोटरवे परियोजना पर निर्माण कार्य किया गया है। पहला है 10 मीटर के भीतर 10 किलोमीटर में क्रैश बैरियर और 34 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, एक सेकंड कुछ पेन बदल लेता हूँ, क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? कुछ सुंदर पेन कर लेते हैं, ये वाली कर लेते हैं, मजेदार, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को राज्य से बाल श्रम समाप्त करने का टारगेट वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2027 में हमारे वहाँ जो चाइल्ड लेबर है इसको एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। भारत की पहली जंगल सफारी जिसका नाम है विस्टाडोम ट्रेन किन स्थानों के मध्य चलेगी? ठीक है, पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन नाम है इसका। तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व के मध्य चलेगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये किसका हिस्सा है? तो टूरिज्म बोर्ड की तरफ से एक गंतव्य 3 वन, ये थीम है, इसी का ये हिस्सा है, ठीक है। एक गंतव्य 3 वन। तो क्या नाम है? जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन, जंगल
सफारी विस्टाडोम ट्रेन, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ चल रही है, तो कतरनिया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चलेगी, ठीक है। मई 2025 में कुल कितने उत्पाद एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी में शामिल किए गए हैं, ओडीओपी में शामिल किए गए हैं। तो 12 जो है टोटल उत्पाद ओडीओपी में प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। अब तक एक उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना में 62 उत्पाद लिस्टेड थे, लेकिन 12 उत्पादों को शामिल करने के बाद संख्या 74 हो गई है। ये मई की खबर है, ठीक है। नए जोड़े गए उत्पाद क्या क्या है, जैसे आगरा का पेठा है और सभी प्रकार के फुटवियर भी हैं, ठीक है। हमीरपुर का मेटल उत्पाद है, मेटल प्रोडक्ट ऑफ हमीरपुर, ठीक है। एटा का चिकोरी उत्पाद है। तो ये चिकोरी उत्पाद क्या होता है, तो चिकोरी एक समझ लीजिए कि जड़ से बनने वाला कॉफ़ी बनती है जिसमें नो कैफीन, कोई कैफीन नहीं पाया जाता, ठीक है। सहारनपुर में होजरी उत्पाद है, होजरी जानते होंगे आप, वो कॉटन के जो कपड़े बनते हैं होजरी बोले जाता है। गाजियाबाद का मेटल और वस्त्र है। प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण है यानी कि फूड प्रोसेसिंग है। बलिया का सत्तू उत्पाद, तो बलिया का सत्तू कैसे याद करेंगे, तो मंगल पांडे और चित्तू पांडे, मंगल पांडे और चित्तू पांडे। तो चित्तू पांडे कहाँ के थे, बलिया के थे, उन्हीं से सत्तू याद कर लो, सत्तू पांडे, ठीक है। बरेली में लकड़ी के उत्पाद बनता भी है। बागपत में कृषि यंत्र और संबंधित उपकरण। फिरोजाबाद में खाद्य प्रसंस्करण, याद रखिएगा चूड़ी प्रसंस्करण नहीं है, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग। और कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में भी खाद्य प्रसंस्करण। अमरोहा में मेटल और वुडन हैंडीक्राफ्ट। बिजनौर में ब्रश और संबंधित उत्पाद। ये ओडीओपी के तहत शामिल किए गए हैं। 74 उत्पाद हो चुके हैं। भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। एआई प्रज्ञा कार्यक्रम का संबंध किस प्रदेश से है, एआई प्रज्ञा कार्यक्रम का संबंध उत्तर प्रदेश से है। एआई प्रज्ञा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में नेतृत्वकारी राज्य के रूप में स्थापित करना, यानी कि कहीं ना कहीं लीडिंग स्टेट बनना चाहता है एआई और जो भी डिजिटल टेक्निक्स हैं उनके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। तो उसी के लिए एआई प्रज्ञा को स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्या है कि यूपी एग्रीज कार्यक्रम का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है, तो एग्रीज का संबंध जो है बुंदेलखंड और पूर्वांचल से है। यह पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में 28 जिलों में यूपी एग्रीज लॉन्च किया गया है। जैसे एग्रीज है इसका नाम, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करेगा, ये प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगा और किसानों की आय बढ़ाने का काम करेगा। इसमें 6 वर्ष की ऋण सहायता मिल रही है, कितने वर्ष की, 6 वर्ष की, जिसमें 1.23% ब्याज दर पर 35 वर्ष में चुकाया जाएगा। 10 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिसमें 30% महिलाएं होंगी, ठीक है। राज्य कर विभाग के जीएसटी संग्रहण में उत्तर प्रदेश के किस जोन ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो मेरठ जोन ने, ठीक है ना। राज्य कर विभाग के जीएसटी संग्रहण में उत्तर प्रदेश के किस जोन ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो मेरठ जोन ने प्रथम स्थान हासिल किया है। लखनऊ कॉरपोरेट जोन और गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वीर रथ पार्क का निर्माण किया जा रहा है, तो नोएडा के नलगढ़ स्थान पर वीर रथ पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, तो आप लोग बस पढ़ते ही रहोगे कि लाइक वाइक भी करोगे, वीडियो तो चलता रहता है, लाइक करने में पता नहीं क्या हालत ख़राब होती है यार। मोबाइल में देख रहे हैं अगर आप लोग वीडियो, तो आप ऐसे देख रहे होंगे लैंडस्केप मोड में, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो अभी 1 सेकंड के लिए मोबाइल को इसे खड़ा कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे वीडियो को खड़ा करेंगे तो ऊपर जो है यहाँ पर वीडियो चल रहा होगा और यहाँ छोटा सा लाइक का ऑप्शन होगा, इसको दबा दीजिए, कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। कोई पैसा वैसा चोरी नहीं होगा, यहाँ दबा दीजिए और नीचे मन करे तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, इतना समझाना पड़ता है हर एक बार एक चीज़। अरे अब तो कर दो मेरे भाई, आलसी हो क्या यार, करो ना। चलो, नोएडा के नलगढ़ स्थान पर जो है वीर रथ पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नोएडा में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में एक म्यूजियम और एक ओपन थिएटर सहित वीर रथ पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो वीर रथ पार्क के साथ साथ क्या है, एक म्यूजियम है, ओपन थिएटर है और वीर रथ पार्क है। इसमें 32 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ऐतिहासिक दृष्टि से नलगढ़ गाँव भगत सिंह
राजगुरु सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कर्नल करनैल सिंह की शरणस्थली रही है। तो बहुत सारे लोग की जो है शरणस्थली भी रही है ये नलगढ़ गांव। ऐसा माना जाता है कि इन सेनानियों ने या सेनानियों ने यहाँ रहकर ब्रिटिश सेना पर हमले की रणनीतियाँ तैयार की थी। अब हम लोग शुरू करते हैं अप्रैल का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मई का खत्म हो गया, अप्रैल का शुरू करते हैं। तो हमने 2 महीना देख लिया, अक्टूबर देख लिया और मई देख लिया, अब अप्रैल का देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल 2025 की जो भी करंट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में कौन सी एक यूनिवर्सिटी है जिसको बायोप्लास्टिक बनाने का पेटेंट मिल गया भारत सरकार से। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। तो बहुत सारी शुभकामनाएं लखनऊ को और खासकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को, जिसका नाम है बाबाऊ, BBAU। इसको क्या मिला है? तो यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनको बायोप्लास्टिक, अब ये क्या बला है, तो बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीक के लिए भारत सरकार द्वारा पेटेंट मिल गया है। ठीक है, और यह तकनीक गाय के गोबर और एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग करती है। तो यानी कि एक बैक्टीरिया लेगी और काऊ डंग लेगी, ठीक ना, इन दोनों को मिलाएगी और बायोप्लास्टिक बनाएगी। मतलब प्लास्टिक जैसा रहेगा लेकिन बायोलॉजिकल प्लास्टिक है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, जिसका नाम है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ओके, तो बाबाऊ को मिला है। अगला आता है यूपी सीडा और IIT BHU के मध्य समझौता हुआ है कि हम लोग बुंदेलखंड के किसी एक जिले को फार्मा पार्क यानी कि औषधीय पार्क का निर्माण वहाँ पर कर देंगे। फार्मा पार्क, बी फार्मा आपने सुना होगा, फार्मा पार्क किसको किसको मिला है? तो फार्मा पार्क यूपी सीडा और IIT BHU, इन दोनों को मिला के फार्मा पार्क बनाएंगे। किस जिले को बनाएंगे? तो ललितपुर जिले को बनाएंगे। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में कहीं यूरेनियम पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? थोड़ा बहुत डिपॉजिट ललितपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव को, यानी कि AK श्रीवास्तव जी को उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग यानी कि स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। स्कॉच समूह द्वारा दिया जाने वाला स्कॉच पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस संगठन को मिला है? तो एक स्कॉच भी होता है, ठीक है ना। ये पुरस्कार किसको मिला है? तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड कन्वेंशन पोर्टल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है। ठीक है, तो इस पोर्टल का प्रयोग कब करते हैं? तो पॉक्सो, बलात्कार और जघन्य अपराधों से संबंधित मामलों में जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। पॉक्सो क्या होता है? पॉक्सो होता है कि अगर कोई नाबालिग से रेप करता है बिलो 18 ईयर्स, ठीक है ना, चाहे एक दिन का भी कम हो, ठीक है, जो कि बाबा किसके केस में हुआ था? वो जो आशाराम बापू थे उनके केस में ये चीज़ साबित हुई थी। तो पॉक्सो का जो केस होता है, अगर 18 साल से कम की किसी युवती को अगर कोई व्यक्ति रेप करता है, ठीक है, और ऐसा पाया जाता है, मतलब ऐसा जांच द्वारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध जो है पॉक्सो एक्ट लग जाता है। बाकी बलात्कार जघन्य अपराध से संबंधित मामले को भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड कन्वेंशन पोर्टल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा देखा जाता है। तो एक बार इसको लिख भी दे रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन, ठीक ना, कन्विक्शन होना चाहिए, आई थिंक, कन्विक्शन पोर्टल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है कि सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में खेल महाकुंभ KD सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित किया गया। खेल प्रतियोगिता में जूनियर कैटेगरी में क्लास 9 से 12 तक के छात्र रहते हैं, ठीक है, और सीनियर कैटेगरी में विश्वविद्यालय के छात्र रहते हैं। PM सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक 8 लाख रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो मार्च 2027 तक 8 लाख सोलर रूफटॉप यानी कि छत के ऊपर सोलर लग जाएगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक ना, रूफटॉप सोलर लगेगा छत के ऊपर। ये PM सूर्य घर के योजना के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्राप्त करता उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यक्ति है? तो प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल एक व्यक्ति हैं जो कि IIT कानपुर को WIPO के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार भी प्राप्त करता उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पहले ये
51,000 की मदद की जाती थी। अभी इसमें जो है 1 लाख रुपए इस योजना के तहत बेटी के विवाह पर जो है दिया जा रहा है। कुछ कंडीशंस हैं इसके लिए, देख लीजिए जिन लोगों को शादी करनी हो कि पात्रता जो आवेदिका है, यानी कि जो मतलब बेटी है या महिला है, उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। कन्या के जो भी अभिभावक हैं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप लोग जो सोच रही हैं तो आप लोग के माता पिता यहीं के मूल निवासी होने चाहिए। कन्या अविवाहित, हाँ तो अविवाहिता होना चाहिए आप, ठीक है, अथवा तलाकशुदा हो तो तलाकशुदा की भी एक कंडीशन है इसमें। यह योजना गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। तो किसी भी, आप देख सकते हैं कि जनरल यानी कि सामान्य जाति के लिए नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन का पॉइंट बन सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा कि सामान्य जाति के लिए ये योजना क्या है, नहीं है। SC, ST, OBC और गरीब व्यक्ति के लिए है, यानी कि सामान्य में भी अगर गरीब होगा तो उसके लिए है, ठीक है ना। 1 लाख रुपए इसमें दिए जा रहे हैं। पहले विवाह के लिए 51,000 रुपये की मदद की जाती थी। अब कल की ही न्यूज़ है कि जो है लगभग 60,000 रुपये सारी जो भी कन्याएं हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। 25,000 रुपये का उपहार दिया जाएगा इन लोग को, ठीक है, जो भी टीवी, फ्रिज, बेड इत्यादि दिया जाए, ठीक ना। और 15,000 रुपये प्रति जोड़े खर्चे किए जाएंगे, तो कुल मिलाकर के 1 लाख रुपये हो गए। चलिए, फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी है, एविएशन कंपनी, जो कि राफेल और मिराज जहाज की मरम्मत के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोलेगी? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी और यूनिवर्सिटी खोलेगी कौन? फ्रांस की दसाल्ट कंपनी, ठीक है। तो जो दसाल्ट एविएशन है वो नोएडा एयरपोर्ट परिसर में ही खोलेगी। नोएडा एयरपोर्ट परिसर में भारतीय वायुसेना के राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की मरम्मत और रख रखाव और ओवरहॉल यानी कि MRO का कार्य करेगी। कंपनी इसके लिए एक उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। तो दो चीज़ है, एक विश्वविद्यालय और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी। कहाँ खोलेगी? नोएडा एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत। किस प्रदेश में रेशम सखी योजना प्रारंभ किया गया है? तो ऐसा मत सोचिएगा कि MP में किया गया है, यहीं पर किया गया है। नाम है रेखा, लिखने लगा मैं तो, रेशम लिख ही नहीं पा रहा हूँ यार, सखी योजना, ठीक है। तो ये जो योजना है ये ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण देकर रेशम सखी योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो आपको बताना है अभी एक प्रश्न जो कि पूछा जाता है, टसर सिल्क और मूंगा सिल्क किन स्टेट्स में मैक्सिमम होता है? चलिए बताइए। अगला प्रश्न है, अयोध्या और काशी के बाद किस पर्यटक स्थल को हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, और इसको विकसित किया भी जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को पर्यटक स्थल हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर को जोड़ने के लिए 6 किलोमीटर लंबा मिनी लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बांके बिहारी मंदिर को जोड़ने के लिए जो है मिनी एक्सप्रेसवे बन रहा है, किससे? डायरेक्टली, तो यमुना एक्सप्रेसवे से निकाल करके, ठीक है। कितने किलोमीटर लंबा है? 6 किलोमीटर लंबा। और कहाँ हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जा रहा है? काशी और अयोध्या के बाद तो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनाया जा रहा है। फिर है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, यानी कि PMFME, प्रधानमंत्री, ठीक है, सूक्ष्म यानी कि, तो फुल फॉर्म इसका ये है कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। इसको क्रियान्वयन देने में देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड यार, भावनाओं में बह करके पेन चेंज हो जाती है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ऋण स्वीकृत होने में सिर्फ 101 दिन का समय लगता है और वह प्रथम स्थान पर है। इस उद्योग लगाने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आवासीय घरों में पहले 1 किलोवाट क्षमता के लिए प्रति किलोवाट सब्सिडी क्या मिलेगी? तो 1 से 2 किलोवाट तक 30,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी, 2 किलोवाट से अधिक पर 60,000 की मिलेगी और 3 किलोवाट से अधिक पर 78,000 तक की सब्सिडी मिलेगी, उससे अधिक नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो 78,000 मैक्सिमम है कि 3 किलोवाट से अधिक अगर लगाओगे तो 78,000 रुपये तक की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है 13 फरवरी को प्रारंभ हुई थी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विज़न का एक परिणाम है। वो चाहते हैं कि 1 करोड़ घरों के रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाए, जिससे कि बिजली की खपत कहीं ना कहीं और सोलर पैनल वाला प्रोग्राम तेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2027 तक 1 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाना जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। उद्देश्य क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग को बढ़ा देंगे, कार्बन उत्सर्जन में कमी ला देंगे, बिजली खर्च को कम कर देंगे, घरों में मुफ्त बिजली उपलब्ध करा देंगे। कहाँ पर प्लास्टिक पार्क बन रहा है उत्तर प्रदेश में? तो गोरखपुर में। अप्रैल 2025 तक देश के 10 राज्यों में प्लास्टिक पार्क बनाने की अनुमति मिली है।
अप्रैल 2025 तक मिली थी, जिसमें से कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी एक प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो गोरखपुर वाले जितने भी हैं वो याद रखेंगे कि प्लास्टिक पार्क भी आपके जिले में बन रहा है। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश को किन श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो 2 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पहला है गणितीय कौशल और कंप्यूटर क्षमता, कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में, और दूसरा है आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग क्षेत्र में भी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इंटर्नशिप पसंदीदा राज्यों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर तमिलनाडु है। स्कूल रोजगार परिषद के मामले में उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर है। तो कई सारे पॉइंट्स हैं इसमें से स्कूल रोजगार परिषद का मामला हो गया, इंटर्नशिप पसंदीदा राज्य हो गया, ठीक है, इन सब में जो है देख लेना है। ये रिपोर्ट भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE और एक प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार की वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2024-25 विभिन्न मानकों में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्षों में सुधार के बावजूद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बाल मृत्यु दर वाले राज्यों में शामिल है। जैसे राज्य में शिशु मृत्यु दर 38, नवजात मृत्यु दर 28, शिशु मृत्यु दर 1000 जन्मे बच्चों में मृत बच्चे कितने होते हैं उस पर देखा जाता है, और नवजात मृत्यु दर पहले 28 दिनों में कितने बच्चे मर जाते हैं उसमें देखा जाता है, ठीक है। तो राज्य में शिशु मृत्यु दर 38 है और नवजात मृत्यु दर कितनी है? 28 है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में 1000 बच्चों में से 43 बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ सांप खोजा गया है? तो दुर्लभ सांप खोजा गया है आपके दुधवा टाइगर रिजर्व में। इसका नाम है एहतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस, ठीक है, एहतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस नाम का एक दुर्लभ सांप पाया गया है। यह सांप लंबी थूथुन वाला बेल सांप है, ठीक है, जिसे भारत में पहली बार दुधवा में देखा गया है। इसकी लंबी नाक वाला सांप या फ्लाइंग स्नेक भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? फ्लाइंग स्नेक भी कहा जाता है। अब इसी तरह के सांप जो है 100 साल जिंदा रह जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? आदमी बन जाएंगे। वो हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चरों में देखा है कि वो लोग आदमी में कन्वर्ट हो जाते हैं, औरत में, बेसिकली औरत में कन्वर्ट होते हैं, नागिन बन जाती हैं सब, ठीक ना, और जब चाहते हैं तो फिर से सांप बन जाते हैं, ठीक। ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये बस मज़े के लिए मैंने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। पता चले कि कोई कहने लगे कि आप तो कहे थे सर कि वो आदमी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, अप्रैल 2025 में जारी एक सरकारी रिपोर्ट हुई है जिसके अनुसार मनरेगा में 100 दिन की रोजगार गारंटी देने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। हालांकि अब मनरेगा में जो है धन आवंटन में धीरे धीरे कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता में थोड़ी परेशानी हो सकती है। ग्राम में विकास विभाग के द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश 6 लाख से ज़्यादा परिवारों को 100 दिन की रोजगार गारंटी उपलब्ध कर रहा है, 6 लाख से ज़्यादा परिवारों को। अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के दैनिक मजदूरी 270 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 270 रुपये दैनिक से बढ़ाकर के 252 रुपये दैनिक कर दी है, जो कि अप्रैल 2025 से लागू है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक सत्र 2025-26 से राज्य के मदरसों में किस कक्षा से NCERT शुरू कर दिया है? तो 1, 2 और 3 में NCERT शुरू कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि NCERT मदरसों में इस प्रकार शुरू करना ये एक सही निर्णय है या गलत निर्णय है? अपना जो भी तर्क है वो कमेंट बॉक्स में इस मतलब तर्क के साथ रखिए कि ये क्यों गलत है या फिर क्यों सही है, इस पर कमेंट जरूर करिए। मैं इस पर जो है ना लोगों की राय जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है जरूर बताइए कि ये सही है या गलत है मदरसों में इस प्रकार NCERT लागू करना। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में 1 से 8 तक SCERT का पाठ्यक्रम लागू है और अब NCERT बेस्ड भी बुक्स आ रही हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस द्वारा किस संस्था में राज्य की पहली मॉडर्न मेकर्स लैब का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय यानी कि जिसको पहले UPTU बोला जाता था, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अब उसको AKTU बोला जा रहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय लखनऊ। इसमें राज्य की पहली मॉडर्न मेकर्स लैब का निर्माण किया जा रहा है। फ्रांस की एविएशन कंपनी डसाल्ट और ब्रह्मोस मिसाइल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे, ठीक है। फिर आता है मार्च की न्यूज़। चलिए मार्च की न्यूज़ शुरू करते हैं, क्या है? तो मार्च की पहली खबर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नेज़ा मेला लगता है, तो बताना है कि नेज़ा मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है संभल में, संभल में लगता है नेज़ा मेला, ठीक है। तो एक विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के भतीजे और सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी की याद में आयोजित किया जाता है यह मेला। बाद में सैयद सालार मसूद गाजी सेना छोड़कर सूफी संत बन गए थे।
और हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच सद्भाव के लिए कार्य भी किए थे इन्होंने। तो अब्दुल सलार गाजी की कब्र उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा कि ये बहराइच जिले में अब्दुल सलार गाजी की जो कब्र है वो है, और ये फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। वही उन्हीं की याद में कौन सा नेज़ा मेला लगाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड में जायद की कितनी फसलों को शामिल किया गया है? तो टोटल 9 फसलों को, यानी कि मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला जैसी फसलों के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड में फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस गांव से मॉडल गांव मनाने का प्रारंभ किया था? तो महान मऊ गांव जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले से मॉडल गांव बनाने के लिए अभियान शुरू किया था। इस अभियान की शुरुआत अयोध्या जिले के तारुन ब्लॉक स्थित महान मऊ गांव से शुरू की गई थी। पूरे प्रदेश में 1147 गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कितने गांव को विकसित किया जाएगा? 1147 गांव को मॉडल गांव बनाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे के स्मारक बनाने की घोषणा कहाँ की है? तो बलिया के थे, तो बलिया में की है। और यहाँ का क्या फेमस है? सत्तू फेमस है। उत्तर प्रदेश ओडीओपी में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा? तो वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से स्वावलंबन योजना प्रारंभ की है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ जो है, इसने आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने यहाँ से स्वावलंबन योजना का शुरुआत किया है। तो योजना का नाम याद रखिएगा, नाम है स्वावलंबन योजना। ठीक है। एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है ये, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यमशील मानसिकता विकसित करना, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना और व्यावसायिक सफलता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना जो है टोटल इसका टारगेट है। किस जिले में काउंसिल ऑफ एशिया इंडस्ट्रीज एंड इमर्जिंग मार्जिन अलायंस का सम्मेलन हुआ? तो लखनऊ में हुआ। किसका हुआ? तो COAIMEA यानी कि काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस का सम्मेलन आयोजन किया गया है। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन लखनऊ में किया गया? तो महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया। इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। अगला आता है इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री यूनिट। इसका उद्घाटन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में किया गया। इसे अवाडा कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। अवाडा ग्रुप एक भारतीय हरित ऊर्जा कंपनी है, जिसके द्वारा इसे अभी इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री यूनिट को स्थापित किया गया है। इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री यूनिट। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ पर आयोजित की गई है? लिथियम ग्रेड रिफाइनरी ग्रेटर नोएडा में स्थापित की गई है। तो ये देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी है, ये भी याद रखिए, ग्रेटर नोएडा में। तो लोहुम कंपनी जो है वो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत कर रही है। ई वेस्ट से निकलने वाले ब्लैक मास को रिसाइकिल करके उसे लिथियम उत्सर्जित किया जाएगा। ठीक है। तो ई वेस्ट जितना भी होता है, मतलब ई कचरा जो होता है, उससे ब्लैक मास जो निकलेगा उसको रिसाइकिल करेंगे और लिथियम उससे उत्सर्जित करेंगे। ठीक है। फिर आता है एग्री वोल्टेइक परियोजना। अपनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। एग्री वोल्टेइक परियोजना से कृषि वोल्टेइक परियोजना या सौर खेती भी कहा जाता है। ये तकनीक है जिसमें किसान अपनी फसल के उत्पादन के साथ साथ बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये हिंदी में भी पूछा जाता है कि सौर खेती परियोजना अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है। साथ ही में जब आप सोलर के बारे में लिखेंगे तो उसमें एग्री वोल्टेइक परियोजना का भी जिक्र किया जा सकता है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना हो जाती है। ठीक है, एग्री वोल्टेइक परियोजना। फिर आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मार्च 2025 में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कानपुर में किया जाता है। कानपुर के पास है बिठूर, तो वहीं पर किया जाता है। जहाँ से कौन लड़ा था? तो नाना साहब लड़े थे, जिनको हम धोंधू पंत कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, आता है कि विकसित भारत युवा संसद योजना
का आयोजन कहाँ किया गया था? विकसित भारत युवा संसद का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसको प्रदान किया गया? तो कथाकार उदय प्रकाश। तो कैसे याद करेंगे? उदय प्रकाश अज्ञेय, ठीक है ना। उदय प्रकाश अज्ञेय करके याद कर लीजिए। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 याद हो जाएगा। उदय प्रकाश अज्ञेय ये कहाँ के हैं? तो कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा दिया जाता है। कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि कुशीनगर में स्थित है। हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? तो हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का डेवलपमेंट सेंटर पहला खुला था हैदराबाद में और दूसरा खुला है नोएडा में, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर कहता है उत्तर प्रदेश सरकार की राइस ऐप का संबंध किससे है? तो राइस ऐप का संबंध है टीकाकरण से। चावल से मत लगा दीजिएगा। तो अपने टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? तो ये गोरखपुर में किया गया था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP का नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में किया गया था। वर्ष 2025 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य क्या रखा गया? तो याद रखिएगा 24-25, ठीक है ना। ये रुपीस पर क्विंटल जो है ये गेहूं का समर्थन मूल्य यानी कि MSP रखा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि सब्सक्राइब नहीं किए हो यार तो चैनल है यही द PYQ, और टेलीग्राम पर चले जाओ। टेलीग्राम जानते हो ना, टेलीग्राम पर चले जाओ, वहाँ पर द PYQ डालोगे सबसे पहले हमारी चैनल आएगा, उसको चुपचाप फॉलो कर लो। फॉलो करोगे अपने आप उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं समझ में आने लगेगा एक आध दिन में, ठीक है। फरवरी 2025 की न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट का कुल आकार कितना है? याद रखिएगा 8,08,736 करोड़ रुपए बजट का आकार है। 8,08,836 करोड़ रुपए जो है टोटल बजट का आकार है। 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया था ये बजट। 8,08,736 करोड़ रुपए। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? तो 9.8% अधिक है, और अधिक होना ही है क्योंकि वर्ष दर वर्ष जो है इन्फ्लेशन एडजस्ट होती है और उसमें बजट का आकार अपने आप बढ़ना जरूरी हो जाता है। तो बजट के हिसाब से भी सैलरी जो है बढ़ा देनी चाहिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एम्प्लॉयज़ की। क्या कहते हैं आप लोग? बजट में किन 2 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया गया है? तो बलिया और बलरामपुर में नए 2 मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला इस बजट में किया गया है। बजट में की गई घोषणा के अनुसार किस जिले को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित करना है? तो लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश द्वारा स्वयं के करों में सर्वाधिक हिस्सा कितना है? तो GST में 40%, यानी कि स्वयं के करों में सर्वाधिक हिस्सा GST का 40% है। वैट 16% और राज्य उत्पाद शुल्क 22% जोड़ करके लगभग 38-39% हो रहा है। बजट 2024-25 के अनुसार देश को प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो देश को नहीं लिखा है, प्रदेश को लिखा है, तो यानी कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है ना। पर कैपिटा इनकम पर इन स्टेट ये है 93,514 रुपये, ठीक ना। तो ये प्रति व्यक्ति आय है प्रदेश की। फिर है वित्त वर्ष 2024-25 में GDP कितना होने का अनुमान है? तो 27.51 लाख करोड़ रुपए टोटल GDP होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कुल बजट का सर्वाधिक हिस्सा किससे प्राप्त हुआ? तो 22% हिस्सा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से प्राप्त हुआ। तो आपको पता ही होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ये चल रहा है यूपी में बहुत ज़्यादा। तो 13% शिक्षा, 11% कृषि और 6% चिकित्सा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टोटल मतलब सबसे अधिक है। उसके बाद शिक्षा पर 13% खर्चा है, कृषि पर 11% और चिकित्सा पर 6% खर्चा हो रहा है बजट में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वृक्षाच्छादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कितना % हो गया है? तो 9.96% जो है वृक्ष आच्छादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का टोटल हो चुका है, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी यानी कि NSSTA की स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश में किस जिले में मनाया गया? तो गौतम बुद्ध नगर में मनाया गया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी कि ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने 13 फरवरी 2025 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौशल विकास अकादमी
निगम अकादमी खोली गई है? तो गौतम बुद्ध नगर में। कौशल विकास निगम अकादमी खोली गई है यानी कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन हुआ है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का सम्मेलन किस जिले में आयोजित किया गया? तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन था ये 8 से 10 फरवरी 2025 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में आयोजित किया गया। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हूँ। अगला है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने नए एक्सप्रेस बनाने की मंजूरी दी है? तो 7 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा? तो चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे लिंक रोड। पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, फिर से पढ़ देते हैं एक बार। तो पहला मैंने कहा कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा, विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, आगरा लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे लिंक रोड बनेगी। ठीक है, सबकी अलग अलग लंबाई है। जैसे आगरा लखनऊ गंगा वाली की जो है 90 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना, ये क्या करेगा प्रयागराज से मेरठ के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को लखनऊ से जोड़ देगा। लखनऊ एक्सप्रेसवे जो बनेगा लिंक एक्सप्रेसवे वो 50 किलोमीटर लंबा है, ये पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ देगा। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे जो होगी 100 किलोमीटर लंबाई होगी, विंध्याचल क्षेत्र को पूर्वांचल से जोड़ देगा। मिर्जापुर से गाजीपुर के बीच में बनेगा। विंध्य एक्सप्रेसवे जो बनेगा इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के पिछले जोड़ों को बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी। इससे मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर जैसे प्रयागराज से जुड़ जाएंगे। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे 76 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जेआर एयरपोर्ट की तुलना में एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, इससे लोग सीधे एयरपोर्ट से जुड़ सकेंगे। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई 100 किलोमीटर होगी। इसके माध्यम से बुंदेलखंड के प्रमुख जिलों को एक्सप्रेसवे से सीधा संपर्क मिलेगा। और 120 किलोमीटर लंबा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ने का काम ये करेगा। 7 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। किस एक्सप्रेसवे के निकट रडार फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी? तो याद रखिएगा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के निकट यहाँ पर एक गांव है, इसका नाम है बिझामई गांव। वहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार जो है बनाने की फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। कौन सा एक्सप्रेसवे है? तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। कौन सा गाँव है? तो बिझामई गाँव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहीं पर। उत्तर प्रदेश के किस छात्र ने हाल ही में एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है? तो दक्ष मलिक नाम है इसका। नासा ने नोएडा के कक्षा 9 के छात्र दक्ष मलिक को एक क्षुद्र ग्रह की अनंतिम खोज के लिए मान्यता प्रदान की है। इसे वर्तमान में 2023 OG40 के रूप में लेबल किया गया है। ठीक है ना, OG तो नासा का फुल फॉर्म बन करेगा, तो पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो क्षुद्र ग्रह है इसका नाम है 2023 OG40। OG क्या होता है? OG को बेसिकली ओरिजिनल गैंगस्टर बोलते हैं। ठीक ना, गैंगस्टर बोलते हैं या फिर ओरिजिनल बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही अर्थ इसका होता है, स्लैंग मीनिंग है OG। देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? तो लखीमपुर खीरी में। बायोपॉलीमर, ये बायोप्लास्टिक नहीं है, बायोपॉलीमर है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खीरी में किया गया। ठीक है ना, लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में एक जगह है जिसका नाम है कुंभी, वहाँ पर देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया गया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है? ठीक है ना, सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है? तो IIT कानपुर ने। किसानी की आय को बढ़ाना है, किसानों की आय को और फसल की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से कानपुर में एक नई सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की गई है जिसका नाम है सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी या सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी, वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, निर्जलीकरण तकनीक। महाकुंभ मेले का समापन कब किया गया? तो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन जो नहान था उसी दिन किया गया है। शुरू कब किया गया था? तो 13 जनवरी को शुरू किया गया था। और किस दिन भगदड़ मची थी? तो 29 जनवरी, जिस दिन मौनी अमावस्या थी, इस दिन जो है इसको शुरू किया गया था। मतलब मौनी अमावस्या के दिन जो है भगदड़ हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्या है। 45 दिन कुल चला और जो है डेटा के हिसाब से 66 करोड़ लोगों ने यहाँ पर स्नान किया। आयुष्मान कार्ड बनाने में देश में प्रथम राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। 5.13 करोड़ कार्ड बन करके तैयार हो चुका है। कब प्रारंभ हुई थी? तो आयुष्मान कार्ड की योजना जो है वो
23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई थी, तो ये भी इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था इसका, काशी तमिल संगमम का। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश के पहले वानिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो गोरखपुर में प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेद विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो सीतापुर में वेद विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। सीतापुर में नैमिष जो तीर्थ है या नैमिषारण्य है, वहाँ पर 100 करोड़ की लागत से वेद विज्ञान तीर्थ बनेगा, ऐसा बजट में कहा गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया गया है? तो प्रयागराज में मनाया गया है, प्रयागराज। और कब मनाया गया है? जब कुंभ लगा हुआ था उसी दौरान इसको मनाया गया है। तो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1 प्लेट 1 बैग, ठीक है, 1 प्लेट 1 बैग अभियान किस जिले ने प्रारंभ किया? तो प्रयागराज ने 1 प्लेट 1 बैग अभियान प्रारंभ किया है। महाकुंभ 2025 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कौन सा एक विशेष एफएम रेडियो चलाया गया था? तो कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्या नाम है? कुंभवाणी, कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि, ठीक ना। तो वाणी ऐसे ऐसे लिखाएगा और मंगल ध्वनि, ठीक है, ऐसे लिखाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो याद रखिएगा सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं जो कि सरस आजीविका मेला 2025 में ग्रेटर नोएडा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको बोलते हैं एसपी कार्यालय को ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन का प्रमाण मिला है? तो कौशाम्बी को मिला है। देखिए होता क्या है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO बोला जाता है, इसमें अलग अलग कोड होते हैं, ठीक ना। जैसे ये 9001 वाला जो है 2015, ये गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र है। तो अलग अलग मतलब सबके कोड होते हैं, किसी का 9000 होता है, किसी का 9001 2015 होता है, अलग अलग कोड है। तो उसमें से 9001 ISO 2015 याद रखिएगा, 2025 नहीं है 2015 है। ये गुणवत्ता का जो मिला है वो कौशाम्बी को मिला है। किस कार्यालय को मिला है? तो यहाँ पर SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कार्यालय को मिला है। देश की वह विधानसभा, एक सेकंड, जो अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है वो है उत्तर प्रदेश। कुल 5 भाषाओं में अनुवादक की सुविधा प्रदान करने वाली देश की पहली विधानसभा हो गई है। अवधी में अनुवाद होता है, ब्रज में होता है, बुंदेलखंडी में होता है, भोजपुरी में और अंग्रेजी में होता है। यानी कि अंग्रेजी को छोड़ करके 4 रीजनल लैंग्वेजेस जिसमें अवधी है, ब्रज है, बुंदेलखंडी है और भोजपुरी है, ठीक है ना। अब अंग्रेजी, अब एक सेकंड, बाबा भी याद कर सकते हो इसको, लेकिन अब याद करो, ठीक है ना। अब अंग्रेजी यानी कि अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अंग्रेजी, ठीक है। ये 5 भाषाओं में अनुवादक की सुविधा प्रदान की गई है। अब आते हैं हम लोग जनवरी की खबरों पर। जनवरी की कुछ खबरें खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग दिसंबर देखेंगे और नवंबर देखेंगे और फिर हम लोग का खत्म हो जाएगा। अभी पद्म पुरस्कार की जनवरी में घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला? 10 लोगों को मिला। किसने बांटा? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने बांटा। 139 टोटल पद्म भूषण बांटा, ठीक है। उसमें से 10 लोग जो है पद्म पुरस्कार में, पद्म भूषणों में 10 जो है उत्तर प्रदेश से थे। तो याद रखिएगा 139 पद्म भूषण बटे हैं, इसमें से 10 जो है उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहले बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया नैनी प्रयागराज। प्रयागराज के एक स्थान है नैनी, जहाँ से आपकी जो 82.5 डिग्री देशांतर है वो गुजरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा शायद गुजरती है, एक सेकंड सोचने दीजिए मुझे, ठीक है। कर्क रेखा शायद गुजरती है नैनी से, ठीक ना। तो इसी कारण वहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पर जो है बायो CNG प्लांट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्लांट जो है लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि भारत सम्मेलन
20 का आयोजन किया गया है। कृषि भारत सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश में। 24 जनवरी 2025 को 76वें उत्तर प्रदेश दिवस की थीम क्या थी? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। विरासत और विकास, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। तो प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश, ये जो है यहाँ की थीम थी कि विरासत और विकास और विरासत, यानी कि डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, ठीक है, और प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा धनौरी जलाशय, याद रखिएगा नाम है धनौरी जलाशय, कहाँ पर है? तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास धनौरी जलाशय को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने की स्थिति की जानकारी 4 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश उस समय दिया था। तो धनौरी जलाशय इसलिए न्यूज़ में आ गया, जो कि जेवर हवाई अड्डे के पास था। तो ये धनौरी जलाशय कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित था। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रेस्टोरेंट है जो कि डबल डेकर बस में बनाया गया है। यह पंपकिन इसका नाम रखा गया, प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। तो उद्घाटन का नाम क्या है? पंपकिन है, ठीक है, सर्च करके देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो पंपकिन है, प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने खिलाड़ी 38वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग कर रहे हैं? तो 340 खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग कर रहे हैं, जो कि 38वां खेल है। और ये इसका आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय बनाया है? तो वाराणसी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जिसको बोलते हैं, उसने अपना क्षेत्रीय नया कार्यालय बनाया है। अन्य क्षेत्रीय कार्यालय 5 जो हैं उसके कहाँ कहाँ पर है? तो पटना बिहार में है, कोची केरल में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, गुवाहाटी असम में है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। आपको जानकारी के लिए ये भी पता होगा कि जो गंगा विलास है क्रूज़, ठीक है, जो 5500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वो भी वाराणसी से ही चलती है, ठीक है, डिब्रूगढ़ असम तक जाती है शायद। इंडस फूड 2025 एग्जीबिशन का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर किया गया? तो एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी। तो इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है, याद रखिएगा नाम है इंडस फूड, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इसका नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल, ये लखनऊ में बनकर तैयार हुआ है। इसमें 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण करा रही है। 26 जिलों में इनके निर्माण के लिए धनराशि जारी हो चुकी है और लखनऊ में पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल बनकर तैयार भी हो गया है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में, कौन सा जिला है जहां पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो मेरठ वो जिला है जहां पर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। बाकी डॉल्फिन सफारी जो है वाराणसी में खुलेगी। किस प्राणी उद्यान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया? तो हाथी बचाओ केंद्र किस प्राणी उद्यान में शुरू हुआ? तो अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, जो कि गोरखपुर में पड़ता है, इसका जो है उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा हाथी बचाओ केंद्र, हाथी बचाओ केंद्र। जो लोग भी गोरखपुर के हैं यार, मुझे बताओ कि यूपी 53 में आपके कितनी हाथी है अशफाक उल्ला खान में? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी हाथियां हैं वहाँ पर। हाथी बचाओ तो शुरू हो गया है केंद्र, लेकिन कितनी हाथियां हैं वहाँ पर ये भी बताइए। एथलीट पुरुष मुक्केबाज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बरेली में किया गया। वर्ष 2024 के लिए उत्तर प्रदेश से कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो कुल 6 खिलाड़ियों को मिला है। अनु रानी जो कि भाला फेंकती हैं, प्रीति पाल जो कि पैरा एथलीट हैं, सिमरन शर्मा पैरा एथलीट हैं, वंतिका अग्रवाल जो है शतरंज से हैं, अजीत सिंह पैरा एथलीट है और अभय सिंह स्क्रैश खेलते हैं, स्क्वैश होगा ये, एक सेकंड, ठीक है ना, स्क्वैश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पेट्रोल भंडार का अनुमान होने पर ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी गई है? तो ड्रिलिंग पहले ही स्टार्ट कर दी जाती है हमारे वहाँ, तो वो है बलिया, ठीक है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ, वहाँ पर पेट्रोलियम भंडार की संभावना व्यक्त की गई। उसके बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी कि ONGC उत्तर प्रदेश के बलिया के सागर पाली गाँव में ड्रिलिंग कार्य शुरू कर दिया है, ठीक है। नाम क्या है? सागर पाली गाँव। तो ये भी कहा जा सकता है कि कहाँ पर मिला है, तो याद रखिएगा बलिया के सागर पाली गाँव में
ड्रिलिंग स्टार्ट हुई है। गणतंत्र परेड 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी किस थीम पर थी? तो महाकुंभ पर थी, महाकुंभ आने वाला था। तो महाकुंभ का उत्सव मनाया गया जिसमें समुद्र मंथन, अमृत कलश और संगम तट पर स्नान करते दर्शकों को या संतों को सबको दिखाया गया। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा जापानी मियावाकी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है? तो मियावाकी एक टेक्निक है जिसमें कि ऊंचाई वाले और छोटे वृक्ष और मतलब एक साथ जो साथ में लगाए जा सकते हैं ऐसे वृक्षों को लगाया जाता है, साथ खासकर ऐसे पेड़ों को लगाया जाता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो ये प्रयागराज नगर निगम द्वारा मियावाकी पद्धति एक इंपॉर्टेंट पद्धति है, यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, मियावाकी व्यक्ति ने इसको खोजा था। तो इसके द्वारा जो है पौधों की ग्रोथ 2 से 3 साल में ही 5 से 6 साल वाली हो जाती है, मतलब जितना 6 साल में बढ़ते उतना 3 साल में बढ़ जाते हैं। तो मियावाकी पद्धति के द्वारा प्रयागराज नगर निगम में जो है पौधे लगाए जा रहे हैं। प्रयागराज नगर निगम ने शुद्ध वायु उपलब्ध कराने और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कई स्थानों पर घने वन विकसित किए हैं। जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग करते हुए निगम ने ऑक्सीजन बैंक स्थापित किए जो हरे भरे वनों में बदल गए। मियावाकी पद्धति 1970 के दशक में जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई थी, जिसमें सीमित स्थान में घने जंगल तैयार किए जाते हैं। इसे पॉट प्लांटेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। इसमें तेजी से विकसित के लिए देसी प्रजातियों को एक दूसरे के निकट लगाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, दिसंबर की न्यूज़ है, बस 1 महीने की इसके बाद न्यूज़ बचेगी। ठीक है, तो दिसंबर की न्यूज़ देख लेते हैं कि वर्ष 2024-25 के अनुसार कितने लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में स्कूल नहीं जा रहे हैं? तो 7.84 लाख के बच्चे, 7.84 लाख बच्चे जो है, तो 7.84 लाख जो है उत्तर प्रदेश में बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो बहुत चीज़ों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, इसमें भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। कासिमपुर पावर हाउस उत्तर प्रदेश में किस जिले में विकसित किया गया है? तो अलीगढ़ के अंदर है कासिमपुर, वहीं पर जो है कासिमपुर पावर हाउस विकसित किया जा रहा है। अलीगढ़ में आर्टिफिशियल वेटलैंड बनाकर कासिमपुर पावर हाउस विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वेटलैंड कहाँ बनेगी? कासिमपुर में, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अभी हाल ही में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हो गए हैं? तो 127 केंद्रीय विद्यालय हैं यहाँ पर टोटल। बिजनौर, कन्नौज, अयोध्या, महाराजगंज और जौनपुर में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। भगवान राम की दुनिया में सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, कहाँ पर बनाई जाएगी ये? तो अयोध्या में बनाई जाएगी। 251 मीटर की ऊंचाई होगी इसकी, 823 फीट की। सरयू नदी के किनारे इसकी जो है निर्माण कार्य किया जाएगा। 251 मीटर ऊंची होगी, याद रखिएगा। 183 मीटर ऊंचा जो है वल्लभ भाई पटेल का वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उससे भी ऊंचा, उससे लगभग 70 मीटर ऊंचा यहाँ पर प्रतिमा बनेगी, 251 मीटर ऊंची। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे कहाँ बनेगा? तो बाराबंकी से बहराइच डिजिटल हाईवे बनाया जाएगा। ठीक है, डिजिटल हाईवे जो है बाराबंकी से आपका बहराइच तक बनाया जाएगा, 101 किलोमीटर लंबा। ठीक है, अगला है गणतंत्र दिवस 2025 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश का एकमात्र बच्चा कौन है? तो सांची अग्रवाल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मतलब में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र बच्चा जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया, तो सांची अग्रवाल वो बच्चा है। 17 बच्चों को टोटल जो है सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से, तो उसमें सांची अग्रवाल का संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय के मास्टर बन गए हैं? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा के निवासी हैं आदर्श त्रिपाठी, ये खिलाड़ी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय चेस के मास्टर बन गए हैं। ठीक है ना। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी के किन राज्यों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में नेशनल कैपिटल टेरिटरी के जो एरियाज आते हैं वहाँ पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध यानी कि फुल प्रोहिबिशन जो है लगेगा। ठीक है ना। तो नाम याद कर लीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन्स वाले क्षेत्रों में लगेगा। दिसंबर 2025 में 125 से 150 साल पुरानी बावड़ी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राप्त हुई है? तो ये संभल जिले के चंदौसी एक जगह है, वहाँ से 125 से 150 साल अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी पुरानी वहाँ पर एक बावड़ी है, कुआं है, मतलब वो प्राप्त हुआ है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 10 फीट ऊंची प्रतिमा है। अनावरण 25 दिसंबर को किया गया उनके बर्थडे से,
आसपास नहीं, लेकिन 26 सितंबर, हाँ 25 दिसंबर को उनका बर्थडे पड़ता है। तो बर्थ डेट के दिन किया गया लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस भी पड़ता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 18 दिसंबर 2024 में अनुपूरक बजट जो पेश किया गया है, उस इस अनुपूरक बजट का आकार पूछा हुआ है कि 18 दिसंबर 2024 को एक अनुपूरक बजट, यानी कि वोट ऑन डिमांड शायद बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो है 17,865.72 करोड़ रुपए का है। तो याद रखिएगा, विधानसभा में 2024-25 के लिए 17,865.72 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश हुआ है, जो कि 7.36 लाख करोड़ रुपए बजट की जो बजट का आकार है उसका 2.42% है। इस अनुपूरक बजट में सर्वाधिक हिस्सा ऊर्जा विभाग का था। ठीक है। जुलाई में भी अनुपूरक बजट एक और पास किया गया था। ठीक है। क्या होता है अनुपूरक बजट? तो एक ऐसा दस्तावेज होता है वित्तीय, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पेश करती है कि जब बजट स्वीकृत नहीं हुआ रहता है तो उसको कुछ खर्चे का जो काम पड़ता है वो अनुपूरक बजट के माध्यम से खर्चा निकलता है। ठीक है। कौन सा स्थल ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल बन गया है? तो अयोध्या मंदिर जो है ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल बन गया है। ठीक है। अयोध्या ने आगरा ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देखा जाने वाला स्थल बन गया है। ये जनवरी से सितंबर 2024 के बीच अयोध्या में 135.5 मिलियन घरेलू पर्यटक और 3,153 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए थे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा पाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको पता है कि पाली साहित्य या पाली जो लिटरेचर है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध या बौद्ध कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, इसका जो पाली साहित्य का सम्मेलन है वो आपके लखनऊ के बुद्ध विहार शांतिवन में हुआ है। तो याद रखिएगा, लखनऊ के बुद्ध विहार शांतिवन में आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश के वह 2 नगर बताइए जहां से डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का आरंभ किया गया है। तो गोरखपुर और पीलीभीत वो 2 नगर हैं जहां से डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का प्रारंभ किया गया है। 10 जिलों में जो है टोटल इस परियोजना का आरंभ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ दिसंबर 2024 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए समझौता किया? तो मणिपुर के साथ जो है उत्तर प्रदेश ने दिसंबर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के सफल क्रियान्वयन के लिए समझौता किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन, खेल प्रथाओं को साझा करते हुए आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ाना है। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को ये कार्यक्रम जो है शुरू हुआ था, आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ जोड़ा गया था। बाद में मणिपुर को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो इससे पहले अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है और बाद में अभी मणिपुर को भी शामिल कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल पर विकसित किया जाएगा? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना, जेवर जिसको बोल रहे हैं, उसे जो है विकसित किया जाएगा स्विट्जरलैंड के हवाई अड्डे के तर्ज पर। अगला है कि 9 दिसंबर 2024 को कार्गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले वैलिडेशन फ्लाइट सफलतापूर्वक उतरी। इसे इंडिगो द्वारा संचालित किया गया था नोएडा हवाई अड्डे पर। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कितना इस महीने में बचा हुआ है। 3-4 न्यूज़ और हैं। ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं कि दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री द्वारा किसान सम्मान दिवस पर किस हॉर्टिकल्चर वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रशांत कुमार को बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा से संबंधित हैं, जो कि इन्हें किसान सम्मान दिवस पर हॉर्टिकल्चर वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। नाम है प्रशांत कुमार। ठीक है। उत्तर प्रदेश द्वारा प्रयागराज कुंभ के दौरान स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को फर्जी खबरों और साइबर खतरों से बचाने के लिए किस अभियान को प्रारंभ किया गया था? तो डिजिटल वॉरियर्स पहल एक चलाई जा रही थी कि स्कूल, कॉलेज के जो बच्चे विश्वविद्यालय के, उन्हें कोई फर्जी खबर ना मिले। इसके लिए डिजिटल वॉरियर पहल स्टार्ट की गई थी। 34वां व्यास सम्मान किस महिला को प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश की सूर्यबाला को प्राप्त हुआ है। ठीक ना। कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये पूरा है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे जाने की संभावना है एग्जाम में। ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है। तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी जो है ये लिखा है सूर्यबाला ने। 34वां व्यास सम्मान इनको मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश की किस इमारत को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो राम मंदिर अयोध्या को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने
स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में पुरस्कार पाने वाली उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें कौन है? तो मिल्क अमरावती मुरादाबाद की। तीसरा स्थान प्राप्त कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत भरतौली गांव बरेली। दूसरा स्थान बाल हितैषी पंचायत। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर अलग अलग टाइप की हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो पंचायतें हैं उसमें मिल्क अमरावती मुरादाबाद है। ठीक है, तीसरा स्थान प्राप्त कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत में भरतौली गांव बरेली और दूसरा स्थान बाल हितैषी पंचायत है। अगला देख लेते हैं, डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश के किस शहर में बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो आगरा में बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। चलते हैं नवंबर की न्यूज़ पर, और ये आखिरी पोर्शन होगा हम लोग की आज खबर का। नवंबर 2024 की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने जा रहा है। लखनऊ में ऐसा करेगा, नाइट सफारी, कुकरेल नाइट सफारी उसका नाम है, और ये 900 एकड़ में फैला हुआ है। महाकुंभ 2025 के दौरान वाराणसी से प्रयागराज के बीच चलाए गए क्रूज का नाम क्या है? तो निषाद राज क्रूज। कहां से कहां तक चल रहा है? तो वाराणसी से प्रयागराज चल रहा है। किस जिले में बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त करने के लिए उत्खनन के लिए मंजूरी मिली है? तो महाराजगंज में जो है बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त करने के लिए उत्खनन की मंजूरी मिल गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें एक स्थान कह रहा है कि टोटल जो है महाराजगंज जिले में रामग्राम स्थान है, वहाँ पर बुद्ध के अस्थि अवशेष को खोजने के लिए उत्खनन को मंजूरी मिली है। आपको ज्ञात होगा कि बुद्ध के जो अस्थि अवशेष हैं 8 स्थानों में दबाए गए थे या रखे गए थे, तो उसमें से रामग्राम एक है। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में HCL ग्रुप और टॉर्क कंपनी को बृहद सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की अनुमति दी है? तो ये सब ग्रेटर नोएडा में हो सकता है, अच्छे ग्रुप्स आ सकते हैं। तो ग्रेटर नोएडा में जो है HCL और टॉर्क कंपनी ने सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम किस जिले में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस का उद्घाटन किया? तो ये जो है शहीद पथ के रास्ते कामता क्रॉसिंग और हवाई अड्डे के बीच संचालित होगी। ठीक ना, और ये पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है, ठीक है ना, जो कि लखनऊ के आकांक्षा हाट कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई थी इसकी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस प्रशासनिक पद पर नियुक्ति के लिए नए नियम बनाए गए हैं? तो DGP ऑफ पुलिस अगर बनना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अगर बनना है, तो ये एक प्रशासनिक पद है। इस पर नियुक्ति के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। क्या क्या बनाए गए हैं कि अब चयन समिति में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। पहले तो ये हो गया कि हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश होंगे, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे, UPSC के प्रतिनिधि होंगे और अन्य लोग भी शामिल होंगे, तब आप DGP बन सकते हैं। इसके पहले क्या था कि राज्य सरकार को राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजनी होती थी, और संघ लोक सेवा आयोग उस लिस्ट में से 3 नाम को शॉर्टलिस्ट करके राज्य को भेजता था, किसी एक को बना देते थे। अब जो है एक कमेटी बनेगी। राज्यसभा के 55 सांसदों ने इलाहाबाद के एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा बैटरी लो हो गई है। ठीक है, तो राज्यसभा के 55 सांसदों ने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के खिलाफ सभापति को प्रस्ताव दिया है? तो न्यायाधीश शेखर कुमार यादव जो हैं, 55 सांसद मिलकर के राज्यसभा के इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं शेखर कुमार यादव, उन्हें जो है उनके खिलाफ एक प्रस्ताव दे दिया है। तो न्यायमूर्ति यादव ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सांप्रदायिक टिप्पणी कर दी थी और कहा था कि देश को बहुसंख्यक की इच्छा से चलाया जाना चाहिए। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले में या जिलों में विशेष शिक्षा क्षेत्र यानी कि स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित किए जा रहे हैं? तो 6 क्षेत्र हैं, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर। एक तो यार देखो अयोध्या हो गया क्योंकि फोकस है यहाँ पर, गोरखपुर हो गया क्योंकि योगी जी की खुद की नगरी है, लखनऊ हो गया क्योंकि राजधानी है, आगरा हो गया क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, और गौतम बुद्ध नगर एक देखने लायक शहर है। ठीक है ना, इसलिए इन 6 स्थानों पर स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहला शून्य गरीबी लाभार्थी कौन बन गया है? तो रूबी, जो कि गोसाईगंज की है, ये शून्य गरीबी लाभार्थी बन गई। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा पाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ के बुद्ध विहार शांति उपवन में 9 से 11 नवंबर, ये बताया भी हूँ। उत्तर प्रदेश के 2 नगर के नाम बताइए जहाँ डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का आरंभ किया जा रहा है। तो गोरखपुर और पीलीभीत में डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का आरंभ किया जा रहा है। देश भर में 10 जिलों में डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का प्रारंभ किया गया है, जिसका प्रारंभ उत्तर प्रदेश से हुआ है।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया अपने देश की टाउनशिप बनाने की योजना बना रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट के पास अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया अपने देश की टाउनशिप बनाने की योजना बना रहे हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे प्यारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। मतलब हमारे प्यारे ही है ना यार, हमारे स्टेट में है तो हम प्यारे मुख्यमंत्री हैं ये। बाकी जगह के मुख्यमंत्रियों को देखिए और हमारे मुख्यमंत्री को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा प्यारे हैं कि नहीं है। ये 9 से 17 नवंबर 2024 के मध्य यह पुस्तक महोत्सव लखनऊ में आयोजित हुआ है। 8वीं वितरण उपयोगिता बैठक डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये यूपीपीसीएल और स्मार्ट इंडिया ग्रिड के द्वारा आयोजित की गई है 8वीं डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन बैठक, ठीक है ना, यूटिलिटी मीट। न्यू नोएडा परियोजना को किस वर्ष तक पूरे तरीके से विकसित करने का लक्ष्य है? तो वर्ष 2041 तक पूरे तरीके से विकसित करने का लक्ष्य है। प्रयागराज में स्थित रसूलाबाद घाट को क्या नया नाम दिया गया है? तो प्रयागराज में एक रसूलाबाद घाट है, उसको चंद्रशेखर आज़ाद घाट दे दिया गया है। संभल हिंसा की घटना के न्यायिक जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में जो है एक न्यायिक घटना के लिए जो भी हिंसा जो हुई थी उस घटना के लिए न्यायिक जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की कौन महिला है? तो सुरभि सिंह जो है वो राष्ट्रीय गोपाल रत्न प्राप्त करने वाली, यानी कि तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की महिला है। यह पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है और इसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को समारोह पर प्रदान किया जाएगा। भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाले पहले धावक कौन है? तो मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल जो है वो भारत में ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली धाविका है। मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल 100 और 200 मीटर में 35 कांस्य पदक जीत चुकी हैं। वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी उत्तर प्रदेश में हुई। वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है ना, वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई कहाँ पर? तो ग्रेटर नोएडा में हुई। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस कहाँ हुआ? तो वाराणसी में, ठीक है। देखो बीज वाला कहाँ हो रहा है? तो वाराणसी हो रहा है, तो खीरी हो रहा है, तो संभल हो रहा है, तो गोरखपुर हो रहा है। और जो एकदम टॉप क्लास की चीज़ है वो कहाँ हो रही है? ग्रेटर नोएडा हो रही है। और जो मीडियम क्लास की चीज़ है, ठीक है ना, वो कहाँ हो रही है? वो लखनऊ हो रही है। सारा अभी तक का यही मेरा जो है कंक्लूजन निकला है। दूसरा पंचायत सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पंचायत आगरा में हुआ, ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या था? कि जीवन सुगमता पर पंचायत सम्मेलन, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाना। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? राजस्थान को पीछे करके उत्तर प्रदेश आ गया है। अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश है, यानी कि उरम दूध। चलो, मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की है। इंडसइंड बैंक ने 5 जिलों में जलवायु लचीलापन यानी कि जलवायु रेजिलियंस मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ एक सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। बहराइच शहर है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अन्य 4 शहर है धारावी या धाराशिव जो है महाराष्ट्र का, बेगूसराय बिहार का, विरुद्धनगर तमिलनाडु का और 12 राजस्थान का। उत्तर प्रदेश ने कितने आकांक्षी जिलों में नारी अदालत शुरू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो 8 आकांक्षी जिलों में जो है ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जिसका नाम है नारी अदालत, ठीक। चलिए, अब ये कुल मिलाकर के ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। मज़ा आना चाहिए और यही मज़ा मैं भारत के हर एक नागरिक को, कम से कम उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक को देना चाहता हूँ। देखिए, मेरी हंसी में वो गम छुपा है। क्या गम छुपा है? मैं चाहता हूँ आपसे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे मैं ये जो रसगुल्ले बेच रहा हूँ आपको, ठीक ना, ये जो समोसे बेच रहा हूँ ये फ्री में बेच पाऊँ, ठीक। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ, जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे मैं अपने चैनल को पेड नहीं करूँगा। अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि 2000 के बाद एकदम रुक ही गए, तो भाई फिर मैं सोचूंगा कि मैं प्रिंट रिच मटेरियल बनाऊं और कुछ बेचूं। लेकिन अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाते गए तो मैं ये काम फ्री में करता रहूँगा। और बहुत आसान है, जैसे जो भी तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो तैयारी करने वाले लोगों के साथ ही रहते हैं, 10, 15, 20, 25, 150, 200, ठीक। तो अगर आप छोटी सी गुजारिश करें, जैसे बीमा जो है वो किसकी वस्तु है? तो कहते हैं बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, कि लोगों से आग्रह करिए कि भाई बीमा ले लो, मरोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। तो शुरू में तो बहुत खराब लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सच में बीमे के पैसे जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है।
वो लगता है कि भाई कुछ काम हो गया था गलती से, तो उसी प्रकार सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आग्रह की विषय वस्तु है, सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ, इतनी बार कह रहा हूँ, कर तो लो यार, तो कर लीजिए, ठीक है। करने से क्या होगा कि मैं जब देखूंगा कि सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं या मेरी वीडियो पे इतने ज़्यादा वॉच टाइमिंग है, जैसे हिंदी की एक वीडियो बनाया 500 घंटे लोग देख लिए, तो मैंने कल कैलकुलेट किया तो 24 दूनी 48, तो मुझे लगा 20 दिन लगातार मेरा वीडियो चला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बड़ा मोटिवेट करती हैं। फिर मैंने लगातार वीडियोज़ बनाया आप लोगों के लिए, किसी भी दिन गैप नहीं किया जिस दिन मैंने वीडियो ना बनाए हो। तो कहने का मतलब है कि आप लोग की ओर से क्या मोटिवेशन आ सकता है, एक कमेंट आ सकती है, एक लाइक आ सकती है, और सबसे तगड़ी जो मोटिवेशन है वो है वॉचिंग और अच्छी रहे और सब्सक्राइब कर लिया जाए। तो बस वही चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं, भगवान राम की कृपा से कुछ सब्सक्राइबर हमें गेन हुए हैं, भगवान हनुमान की कृपा से हमारा काम चल रहा है, और भगवान शिव की कृपा से ऐसे ही चलता रहे, ठीक है ना। बाकी क्या है, बाकी तो सब प्रारब्ध पर निर्भर करता है। चलिए आज के लिए इतना ही। बताइएगा कि ये यूपी वाला लेक्चर आपको कैसा लगा, और यूपी का लेक्चर अगर अच्छा लगल हुई तो बता दिया है लोगों, तो इसी टाइप का लेक्चर हमनी के लेके आई, ठीक ना। तो चलिए अभी रखते हैं, धन्यवाद।